नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर शहर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मेरठ, लखनऊ, आगरा, कानपुर और प्रयागराज में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि चित्रकूट में किसानों, बेरोजगारों और महंगाई की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पहुंचे सपाइयों को रोकने के लिए पुलिस बल को मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद सपाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। बादा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों, बेरोजगारों और महंगाई की समस्या को लेकर हंगामा काटा, जिसके बाद कई इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे विपक्षी दल और युवाओं की मुहिम का प्रदेश की योगी सरकार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोक भवन में अफसरों के साथ बैठक हुई और बैठक में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा गया। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, ये भी उन्होंने कहा। और अगले 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाए। यानी एक तरफ तो विपक्ष जो है वो सड़क पे उतरा हुआ है और अलग अलग मुद्दों को लेके, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों के मुद्दे हो, कानून व्यवस्था हो, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग वक्त पे सरकार को विपक्ष घेरता रहा है। सरकार भी अब पूरे एक्शन में है। सरकार भी विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दे रही है, यानी भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई 3 से 6 महीने के भीतर। मुख्यमंत्री खुद लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही और कैसे उसे प्रभावी किया जाए और कैसे तेज किया जाए, इसको लेके बैठकों का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, तो एक्शन में यहाँ पर योगी सरकार भी नजर आ रही है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार की भी यहाँ पर तैयारी नजर आ रही है। विपक्ष को उसी के हिसाब से और उसी के तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जिस सवाल को उठाया जा रहा है उसी सवाल का जवाब काम के जरिए यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यूपी में विपक्ष का हल्ला बोल नजर आ रहा है। यूपी में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल नजर आ रहा है। साथ ही साथ शहर शहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपराधिक घटनाओं को बढ़ना हो या फिर बेरोजगारी का बढ़ना हो, किसान के हित में काम करना हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल मोनिका, और इसमें ये देखा गया है कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तब सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड हुआ था बेरोजगारी को लेके, और विपक्षी दल भी लगातार समर्थन कर रहे थे। और तभी से देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी एक्शन में आए और अगले ही दिन से उन्होंने, यानी 18 तारीख को ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नियुक्ति जो खाली पद हैं उन्हें भरा जाए, 3 महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा किया जाए, 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दिए जाए। यानी उनकी गंभीरता जो है बेरोजगारी को लेके, बेरोजगारों को लेके, युवाओं को लेके वो दिखाई दे रहे हैं, उनका एक्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो बेरोजगारी को लेकर एक्शन में है योगी सरकार। योगी सरकार ने भर्ती शुरू करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने सभी भर्ती आयोगों के साथ बैठक की। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी ने खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है, कहां कहां पद खाली हैं, और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि तमाम जो चीजें हैं जिनको लेकर युवा नाराज नजर आ रहे हैं, अब उसको लेकर सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। तमाम वो विभाग जहां पर पद खाली हैं उन तमाम विभागों में अधिकारियों से बातचीत की गई। बैठक में समाधान देखा गया कि समाधान कैसे निकलेगा और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की यहां पर बात की गई है। तो सरकार एक्शन मोड में है, काम हो रहा है। हर क्षेत्र में जा जाकर यहां पर जायजा लिया जा रहा है और प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में है। तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भी विपक्षी दल जो हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, वो सड़क पे उतरी हुई है बेरोजगारी को लेकर। इससे पहले कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था और अलग अलग मुद्दों पे सरकार को विपक्ष जो है वो घेरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले हम आपको रूबरू करा देते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। विजय खेरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रियंका गुप्ता जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मनोज यादव जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। इसी के साथ राकेश कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दयाराम भार्गव भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सुबह सपा के। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में।
सबसे पहले मैं मनोज यादव आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहाँ कमी नजर आ रही है? किस बात को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं कार्यकर्ता? जो भी कमी है बताइए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आज मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। जो भी कमी है सामने रखिए। देखिए मोनिका जी, कमियों की बात की जाएगी तो मेरे ख्याल से ये अकेली इकलौती सरकार है जिसके 3.5 साल के कार्य के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार के अंदर कमियां ही नजर आ रही और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको बता दूं कि क्या सरकार जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है इस मुद्दे पे, महंगाई लगातार बढ़ रही है इस मुद्दे पे, महिलाओं के साथ जो तमाम अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं इस मुद्दे पे, किसी मुद्दे पे सरकार अपने आप संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हम सड़कों पे रहेंगे और तब तक सड़कों पे रहेंगे जब तक सरकार चुस्त दुरुस्त तरीके से काम करना शुरू नहीं कर देगी। लेकिन मनोज जी, नहीं, आप पिछले कई दिनों से इस बात को उठा चुके हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को आपने खासकर उठाया और उसका असर हम ये देख रहे हैं कि सरकार पे हुआ है और मुख्यमंत्री ने उस पे एक्शन भी लिया, वो भी आप देख रहे हैं। तो आप ये तो मानेंगे कि अगर आपकी तरफ से आवाज उठी है तो उसे सरकार भी गंभीरता से ले रही है? देखिए, बिल्कुल राजेश जी, इस बात को समझना पड़ेगा। विपक्ष इसीलिए होता है, जनता इसीलिए विपक्ष में किसी भी पार्टी को बैठालती है कि वो उनकी आवाज बनके जो सरकार, क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद सरकारें हमेशा बहुत अपनी बातों को भूल चुकी होती हैं, वो जनता के तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको भूल के अपने एजेंडे में लग जाती हैं। हाँ। तो ये महत्वपूर्ण है कि सरकार जिस तरीके से अपने एजेंडे उत्तर प्रदेश में लागू कर रही है, उन एजेंडों से उनका ध्यान हटा के मूल चूल जो प्रदेश की समस्याएं, उन समस्याओं को प्रदेश पे बचे हुए 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, क्योंकि ये कृषि प्रदेश है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश, जहाँ यहाँ पे तमाम तरीके के जो जैसे बंबई गुजरात है उन तरह के प्रदेश नहीं है कि यहाँ पे यहाँ की अधिकार जो जनता है व्यापार पे या तमाम सारी चीजों पे, उन पे टूरिज्म पे हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का ज्यादा बड़ा भूभाग कृषि है और बेरोजगारों की संख्या ज्यादा होने के कारण, क्योंकि हमारी आबादी 23 करोड़ से ज्यादा की है, तो सरकार का ध्यान आकर्षित कराना हमारा जिम्मेदारी है। और सरकार को ये चिता भी रहे हैं कि अगर सही टाइम पे सही निर्णय नहीं लिया तो फिर आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, दयाराम भार्गव, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं बेरोजगारी को आधार बना के विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब सरकार का एक्शन देखें तो वो भी दिखाई दे रहा है कि सरकार भी इसे पूरी गंभीरता से ले रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्शन में है वो एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए राजेश भाई, पहली बात तो ये सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है। नौकरी देती तो विपक्ष क्यों हल्ला करता? 4.25 साल इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवा इन्होंने क्या किया? आज जब रह रहे हैं इनका क्या नाम है 17-18 महीने, ते तो नौटंकी करेंगे, खूब नौटंकी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये काला कानून जो है किसानों के ऊपर लाई है, चंद उद्योगपतियों के लिए, अपने लिए नहीं। इसी की मैं चर्चा करूंगा। विगत आप 2012 में चले जाइए, पूर्व में दिवंगत हमारी नहीं रही बीच में सुषमा स्वराज जी, 2012 का वाक्य आप देखिए, वीडियो आज भी है। लोकसभा के पटल पे उन्होंने कहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा बिचौलिए को अगर बीच से हटा दिया गया तो जिस तरह आज हमारा एटीएम मशीन पैसे का निकलने वाला लगा है, उसी तरह किसानों का बिचौलिया जो होता है यानी वो एटीएम है। वो कैसे एटीएम है? उन्होंने बताया था, एटीएम है किसान की बेटी की शादी हो तो मंडी में पहुंच जाता था, उसे सर पे पगड़ी लेना हो उसके पैसे के लिए मंडी में जाता था, यानी बीज खाद के लिए मंडी में पहुंच जाता था। तब बिचौलिया इनके जो है हीरो नजर आते थे, अन्नदाता नजर आता था। आज इनकी सरकार है तो किसानों पे हंटर चलाने के लिए इन्होंने बिचौलियों को कह दिया कि इन्हीं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। इसीलिए कहता भारतीय जनता पार्टी, भाजपा यानी भारतीय झूठिस्तान पार्टी। आगे मैं आपको बताता हूं, ये लोग देश को गुलाम बनाने पे अड़े हुए हैं। राजेश भाई, हम ये जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर 4.25 साल में कुछ काम किए होते तो विपक्ष कुछ बोलता ही नहीं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, 2019 की वाकया बताऊंगा। गोरखपुर में
उपचुनाव 8 विधानसभा का उपचुनाव था, अगस्त की बात है। भार्गव गोरखपुर में माननीय योगी जी ने कहा, हाँ। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप पीछे कहानियां पीछे की मैं सुना रहे हैं। क्यों आप नहीं आज की कहूंगा, बात कीजिए ना। राजेश भाई आएगा। आप 14 पे चले गए, 12 पे, 19 पे, आज की बात कीजिए। आज हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, आज एक्शन की बात कर रहे हैं। राजेश भाई मेरी बात तो सुनो। हाँ। अरे इन्हीं की चीज तो मैं दे रहा हूं, हम विपक्ष ने थोड़ी किया। हाँ। जो इनकी करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। 2019 अगस्त की बात है। गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको पर्चा पकड़ा दिया बेवरे किसी ने। उन्होंने कहा हमने 2.5 साल की सरकार हुई थी, इन्होंने कहा 8 लाख नौकरियां हमने उत्तर प्रदेश में दे दिया। हाँ। उसके विगत 15 दिन बाद आचार संहिता उपचुनाव का लागू हो गया। अंबेडकर नगर जिले के विधानसभा जलालपुर में जाकर योगी जी ने बोला कि हमने 12 लाख नौकरी दे दी। उसी के एक सप्ताह बाद बलिया जिला के घोसी में लगा इनका कार्यक्रम। इन्होंने कहा हमने 16 लाख नौकरी रोजगार दे दिया युवाओं को। हम ये जानना चाहते हैं, आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिसका यही कथनी करनी नहीं समझ में आता है, 1 महीने में आप 3 अगर बात करते हैं, विपक्ष इसलिए संशय करता है इनकी बात का। अगर आप नौकरी 16 लाख दिए थे, उसको आप दर्शाइए किस सेक्टर में दिए थे। जवाब ले लेते हैं विजय खेड़ा जी, आप ही जवाब दीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर एक्शन में है तो ये एक्शन विपक्ष को क्यों नहीं नजर आ रहा, क्यों असंतुष्ट हैं ये आप भी? हालत ये हो गई है विपक्ष की, ये कह रहे हम सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे तुम्हारी करतूतों ने, जनता ने तुम्हें भेज ही दिया, इस बुरी तरह से सड़क पे भेजा कि चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। अब होता क्या है कि कोई भी बात हो, सरकार जो भी अच्छा कार्यक्रम बनाती है ये उसको बरगला के उसकी शक्ल बदल के पेश करते हैं जनता के सामने। हाँ। तो फिर बुरी तरह फेल हो जाते हैं। अब उदाहरण देता हूं मैं आपको 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर ही। जी। देखिए, पहला उदाहरण ने नोटबंदी के ऊपर दुनिया भर का शोर मचाया कि नोटबंदी जो है वो बड़े लोगों को राहत पहुंचा रही है और छोटे लोगों को तकलीफ हो रही है और लाइनें लग रही हैं। हाँ। दुनिया भर का तमाशा मचा लिया। नोटबंदी पर जनता ने ऐसी मोहर ठोकी कि पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष देखता रहेगा कि क्या हुआ है। पहले से अधिक सीटें दे दी मोदी जी को। ये नोटबंदी की इनकी पोल खुली। फिर कहने लगे सर्जिकल स्ट्राइक पर खिलाफ बोले, फिर बालाकोट पे खिलाफ बोले और दोनों में फिर चुप के चाट लिया इन्होंने, बैठ के चुप बैठ गए कि दोनों में जीते थे हम। तो इनको क्या मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई चीजें शुरू जरूर करते हैं। अभी किसानों की शुरू कर दी। अब किसानों के लिए कृषि उपज व्यापार का जो अभी बनाया है कानून जी, और कृषक के लिए सशक्तिकरण का, इस कानून का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता इनका। तो क्योंकि तो बाधा रहित व्यापार हो जाएगा ना। अब किसान चाहे इस जिले में बेचे, चाहे मोहल्ले में बेचे, चाहे बगल के प्रदेश में बेचे। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि ललितपुर जिला या कोई भी एक उदाहरण दे रहा हूँ, बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर किसान के खेत हैं और हेडक्वार्टर या शहर का वहां से 40 किलोमीटर है। उसे 5 किलोमीटर जाके प्रियंका जी कुछ कह रही है, उनकी आवाज उठाइए। है तो क्यों नहीं बेचेगा वो? क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? इस तरीके से इस तरह ये घुमा फिरा के रोज बात करते हैं। 70 साल में दुर्दशा मिलेगी किसानों की। हम लोगों ने तो अभी भी अब आएगा नंबर, आप बोल रहे ना, आएगा आपका नंबर आएगा, चिंता मत कीजिए, शांति से सुन लीजिए। 119 गन्ना मिला पहली बार चली है पूरी क्षमता पर। चला पाए तुम लोग कभी? नहीं चाहिए कभी चला पाए तुम? 50 नहीं चला पाई सापा, 50 नहीं चला पाई। अब की बार 4000 किलोमीटर खाली ग्रामीण सड़कें बनाई हैं पीएम प्रोग्राम में, तुम नहीं बना पाए थे 2000। किसको बात कर रहे हो आप? सपा का मोह है दिखाने लायक कि हमारे साथ बहस करने है नहीं। अभी भी कितने लोगों को 4000 किलोमीटर जब सड़क हमने बनाई है, ग्रामीण की बात कर रहे हैं, अभी नेशनल हाईवे छोड़ दीजिए, कितने लोगों को उसमें काम मिला होगा? हर रोज 4 किलोमीटर रोज सड़क बनती है ग्रामीण की। इसके बाद अभी हमने 45 सब्जी फल मंडी से मुक्त किए हैं। कितने लोगों से राहत मिली होगी? 119 गन्ना मिलने के बाद पूरा पेमेंट कर दिया और आज पूरी क्षमता पे काम कर रहे हैं। किसको राहत मिली? 150 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया है हमने। किसको काम मिला? मैं बना रहा था सैनिटाइजर, मुख्यमंत्री बना रहे थे या सापा बना रही थी, काम मिला ना लोगों को। 1 लाख लीटर बनाया गया है अभी। इसके बाद अब हम जो बना रहे हैं किसान मंडी आधुनिक बनाने वाले हैं, जिसका काम चालू हो चुका है 24 जगहों पर। उनमें किसान मुफ्त में अपना सामान रख सकेगा 1 महीने तक। 1 महीने तक उनसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। किसानों को इतनी बड़ी राहत कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी किसान चाहे गोदाम में रखा तो 30% कम पर फिर रख सकेगा। 30 लाख टन गेहूं क्रय किया है, 36 लाख टन MSP में।
ठीक है सर, थोड़ा आगे सर आगे थोड़ा बढ़ते हैं और बेरोजगारी पे बात करते हैं। विपक्ष को बेरोजगारी से भी बहुत निराशा है। मैं दोबारा आता हूं सर, विजय जी मैं दोबारा आता हूं। प्रियंका, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं कि आप बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेर रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार आपके वरिष्ठ नेता सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आज जो सरकार एक्शन ले रही है, जिस तरह की तेजी दिखा रही है, चाहे नए निर्माण की बात हो, फिल्म सिटी बनाने की बात हो, इन्वेस्टर समिट करने की बात हो, ये सारे संकेत तो यही है ना कि सरकार आपकी बात को गंभीरता से ले रही है। देखिए, ये सरकार सिर्फ घोर पूंजीवाद की सरकार है और फर्जी समाजवादी की सरकार है। ये इसका काम क्या है कि इसमें सिर्फ अपने चंद बड़े मित्रों के लिए ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को घुमाना चाह रहे हैं और इनका किसी किसान से कोई वास्ता नहीं है, किसी भी मजदूर से कोई वास्ता नहीं है और किसी भी छोटे व्यापारी से कोई वास्ता नहीं है। इनकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, आप देखिए, सब बड़े जितने भी उद्योगपति हैं उनसे ओतप्रोत होती हैं, उनके फायदे के लिए होती हैं। आप बताइए, किसान का कर्ज माफ करने की बात करी गई थी, किसान का कर्ज नहीं माफ करके इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। आप बताइए कि किसान को एमएसपी पे क्यों नहीं बोलते हैं कि आप अध्यादेश जो बिल लेके आया है उसमें किसान को एमएसपी पे जो है किसान का अनाज बिकेगा, पर आप उस पे नहीं बोलते हैं। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार का जो आपने वादा किया था वो क्या जुमला था? आपने कहा नोटबंदी के बारे में, मैं ये पूछना चाहती हूँ, नोटबंदी के फायदे बताइए। आपने कहा था आतंकवाद रुक जाएगा, कहाँ रुका? तब से लेकर आज तक हमारे जो सैनिक है वो उनकी मृत्यु ही हो रही है, वहां पर शहीद हो रहे हैं। आप ये बताइए, नोटबंदी से आपने क्या फायदे गिनाए? पूरा बिजनेस आपने नहीं प्रियंका, मुझे लगता है उसका निष्कर्ष 2019 में निकल चुका है। नोटबंदी की मोहर जो है शायद जनता लगा चुकी है, उस पे हम ना जाएं तो अब बेहतर होगा। आज की बात करते हैं, आज के मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ, और उसके बाद आप फसल पे आ जाइए। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पूरा फसल का दाम तय करेंगी आने वाले समय में, और वो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पहले हमारे देश पर राज्य करती थी, उसी तरह ये चंद्र जो सिर्फ उद्योगपति हैं वो इस देश पे राज्य करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि इसका रेट क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी खेती क्या होनी चाहिए। और आप बताइए, जो गरीब किसान है हमारे देश में 86% जो किसान है उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, वो बेचारा कहाँ अपनी फसल लेकर किस शहर में बेचने जाएगा? उसके लिए सोचा है? मंडियां अगर खत्म हो जाएंगी तो किसान का जो एमएसपी का मूल्य है उसकी सुनिश्चितता कौन करेगा? और उसका जो भार जो सही तरीके से तौला जाता है उसको कौन सुनिश्चित करेगा? जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए, बेरोजगारी को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, ये तमाम जो मुद्दे हैं, ठीक है, और किसान ठीक है, जहाँ कमी है वहाँ आप सवाल खड़े कीजिए, लेकिन जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर साथ देने की भी जरूरत है। वहाँ पर जरूरत है कि विपक्ष भी सहयोग करे। सड़क पर उतरकर हर समस्या का समाधान नहीं निकल सकता ना। कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। भार्गव जी आ रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे राकेश जी के पास भी जाना है। राकेश जी, आप ये बताएं, ये समझाएं, क्योंकि पक्ष विपक्ष जब सामने होता है तो सिर्फ खींचतान होती है, लेकिन आप एक विश्लेषक के तौर पे ये बताएं दर्शकों को कि जो विपक्ष आवाज उठा रहा है और जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसमें क्या तालमेल है? क्या आपको लगता है कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, और जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज ये जो मुद्दा है ये पक्ष और विपक्ष का ना होकर हमारे भारत देश के युवाओं का मुद्दा आ गया है। और आप देखें किस तरीके से अभी आप अगर बात यूपी सरकार की कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वैकेंसीज को निकाला, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि यूपी सरकार ने जो ये वैकेंसीज निकालने के लिए एक आदेश दिया जा रहा है और जिस तरीके से उस पर कार्य किया जा रहा है, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से यूपी के अंदर वैकेंसीज को निकाला जाता है, वैकेंसी निकालने के बाद उस पोस्ट को पेपर देने तक के लिए 1 से 2 साल का समय लगता है, फिर रिजल्ट भी निकलते हैं परंतु ज्वाइनिंग नहीं मिलती। मैं आपको हल्का सा अगर पीछे ले जाऊं तो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था बड़ी अपारदर्शिता के साथ बिल्कुल इन शिक्षकों की भर्ती को किया जाएगा। उसमें रिजल्ट भी अनाउंस किए गए, लेकिन अभी तक उन टीचर्स को ज्वाइनिंग नहीं मिली। उसी के विपरीत अगर आप देखें तो किस तरीके से यूपी के अंदर एक बात सभी युवाओं के बीच में आई कि सबसे पहले 5 साल के लिए युवाओं को संविदा पे रखा जाएगा। लेकिन जब इसके प्रति लोगों का रोष सामने आया तो डेप्यूटी सीएम ने आके ये अपना वक्तव्य दिया कि हम इस तरह की बात नहीं सोच रहे। आप ये देखें कि 28 से 30 साल तक एक युवा के पास सरकारी नौकरी प्राप्त करने का चांस होता है। अगर एक युवा लेकिन यहाँ पर सरकार के जरिए अच्छी बात यह है कि एक डेडलाइन दे रखी है कि इतने दिनों में या इतने महीने बाद भर्तियां हो जाएगी।
बिल्कुल मोनिका जी, देखिए आप सुनिए, यही एक प्रॉब्लम है। आप देखिए कि भारत सरकार ने रेलवे के अंदर वैकेंसी निकाली और किस तरीके से उस वैकेंसी को कैंसिल किया गया, और वैकेंसी निकलती है 2 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनकी फीस को सरकार को निःशुल्क करना चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई वैकेंसी निकले तो उन युवाओं से वैकेंसी के नाम पर 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या बैंक के अंदर फी जमा नहीं करानी चाहिए। और इसका जो क्रियान्वयन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सरकार को इतना सरल बनाना चाहिए कि एक अपारदर्शिता हो और युवाओं को ये पता हो कि आज इस वैकेंसी को निकाला जाएगा और किस तरीके से इस वैकेंसी को इतने दिन के अंदर मापदंड में पूरा किया जाएगा। आप देखिए होता क्या है कि अब ये वैकेंसी निकलनी स्टार्ट होगी और चुनाव आने से पहले आचार संहिता लगेगी और वो वैकेंसी का रिजल्ट रह जाएगा या एग्जाम रह जाएगा। अगर सरकार बदल जाती है तो युवाओं के हाथ में केवल आता है एक नोटिफिकेशन या उन वैकेंसियों को रद्द किया जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम यूपी के अंदर बॉलीवुड को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तब आएगा जब यूपी की कानून व्यवस्था ठीक होगी, क्योंकि रोजगार के अवसर तो बॉलीवुड की स्थापना अगर यूपी में होगी तो बिल्कुल होगा, लेकिन उसी के विपरीत हमें कहीं ना कहीं यूपी के अंदर कानून व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, तभी कोई आके अपना व्यापार कर पाएगा। उसी के विपरीत अगर एक मिनट और राजेश जी, मैं एक बात और लेना चाहूंगा, जिस तरीके से आज के समय में भारत सरकार के पास सारे विधेयक पास करने के लिए जादुई आंकड़ा भी है और कृषि बिल को भी सबके विरोध के बाद पास किया गया, तो अगर भारत सरकार चाहे तो जिस तरीके से शिक्षा सबका अधिकार है, तो रोजगार अधिकार अधिनियम भी एक पास किया जाए कि एक युवा, शिक्षित युवा को जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी उसको भत्ता दिया जाएगा। और यूपी सरकार के लिए मैं ये तो कहना चाहूंगा कि उनकी ये जो स्टार्टिंग की जो पहल है ये बहुत अच्छी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये भी घोषणा करनी चाहिए कि ये वैकेंसी जो निकलेगी अगर 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इन वैकेंसियों को फुलफिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के प्रति क्या एक्शन किया जाएगा और कितने दिन के अंदर ये वैकेंसियां फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें आज राजेश जी, एक चीज और, हमारे देश के अंदर एक विकासशील देश है, हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जीडीपी -24 है। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी तो एक युवा को नौकरी मिलने से उसका पूरा परिवार, उसके परिवार से जुड़े हुए लोगों का विकास होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा क्रियान्वयन ठीक होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके। ठीक है सर। दयाराम भार्गव, आप ही की बात पे टिप्पणी करना चाह रहे थे। दयाराम जी, देखिए राजेश भाई, मैं वहीं फिर आ रहा हूं। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बढ़िया से सफाई दे रहे थे। इन्होंने कहा कि नोटबंदी तो वो काला दिवस है जनाब, समय आने पे जनता आपको बता देगी। मनाइए ना काला दिवस, फिर मनाना आप। हम काला दिवस है। जिस तरह कोरोना काल में रेलवे के पटरियों पे लोग मर जाते हैं, उसका डाटा सरकार के पास नहीं होता। जिस तरह से रोड पे चलते हुए रोडवेज के नीचे आकर के मर जाते हैं, उसका डाटा सरकार पे नहीं आता। इसी तरह ये काला कानून जो है इस देश में नोटबंदी हम लोग मानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। नौकरियों के नाम पे आप सिफर हैं। मैं फिर पीछे जाना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ की अगर वाकई में मंशा गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की है, फिर मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट 28 महीने से मुख्यमंत्री के टेबल पे बैठा है। हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। आज बता दीजिए आपकी क्या मानसिकता है भाई? क्यों आप डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? पहले तो आपने माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करके कहते थे कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लोकसभा चुनाव से 19 से पहले 6 महीना पहले लागू कर देंगे। उसमें आपने झूठ बोला। आप बताइए, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो टेबल पर 3 वर्गीकरण है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। आप बताइए, अगर आप नौकरियां दे रहे हैं तो उन लोगों का वर्गीकरण क्यों नहीं कर रहे? अगर कर रहे 73 साल की आजादी में जो सबसे निचले पायदान पे है, जिन्हें आज तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हिसाब से नहीं जा पाए, ये काम करना चाहिए। आपकी तो राष्ट्रवादी सरकार भाई, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो क्या वजह है दबे कुचले असहाय जो नीचे पायदान पे पड़े हैं उनका वर्गीकरण ये सरकार क्यों नहीं करती है? विजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज के पास आ रहा हूं। मनोज जी,
आता हूं मैं आपके पास। एक एक करके पहले तो ये समझ लेना चाहिए इन लोगों को कि समस्या क्या भी, इनको समस्या का आता पता नहीं लग रहा है इनकी बातों से, तो मुझे लगता है नोटबंदी पे चले जाते हैं, कभी कृषि पे चले जाते हैं, कहीं बेरोजगार। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेरोजगारी की अगर बात कर रहे हैं तो पहले इनको ये जान लेना चाहिए मशीनी युग में नौकरियां कम होंगी ही होंगी, ये समझ लीजिए। पूरे विश्व में हो गई, अमेरिका जूझ रहा, स्पेन जूझ रहा, इंग्लैंड जूझ रहा, सब जूझ रहे हैं इस समय, पूरी दुनिया। क्योंकि मशीनी युग होगा, जैसे एटीएम चल गया तो बैंक में लोग नहीं जाते, एक आदमी 10 आदमी का काम एक मशीन कर रही है। इसी तरीके से हर जगह हो गया है। आगे चल के रेलवे में कंडक्टर भी नहीं होंगे। सर ये तर्क थोड़ा हजम नहीं हो रहा, और इसी तर्क को एक सेकंड राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पे। राजेश भाई मैं अपने भाई को जानना चाहता हूँ, इस देश की सरकार के पास मरने वालों का कोरोना काल में डाटा नहीं है, ये कैसी संवेदनहीन सरकार है? इसकी मानसिकता कितनी गिर गई है? यानी उस जनता को जो गरीब जनता मरी है एक्सीडेंट में, उसके इनके पास डाटा नहीं, इसलिए उसको देना पड़ेगा मुआवजा। जब लोकसभा में राज्यसभा में इस चीज की चर्चा हुआ, सरकार कहते हैं हमारे पास कोई डाटा नहीं है। इतना संवेदनहीन सरकार, ये कैसी बात करने बैठ गए? एक सेकंड मुद्दे पे रहिए। राकेश आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं विजय जी की बात में, मुझे लगता है आप भी हमारे भाई ने जिस तरीके से कहा कि आधुनिक युग के अंदर जिस तरीके से मशीनरीज आएंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार कम होगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या प्रमाण है और किस थीसिस के ऊपर आप इतनी बड़ी टिप्पणी इस राष्ट्रीय चैनल पर दे रहे हैं? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आधुनिक भारत बन रहा है और जिस तरीके से मशीनरीज आ रही हैं तो उससे उतना अधिक काम बढ़ रहा है। एक एटीएम की मशीन तो जरूर एक एम्प्लॉय के काम कर रही है, लेकिन उस मशीन को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने इंजीनियर, कितनी लेबर को काम मिल रहा है, आप उसको नहीं देख रहे। एक कंप्यूटर के अंदर 10 लोगों का कंप्यूटर काम तो कर रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर बनाने के लिए जिस तरीके से कंप्यूटर की मशीनरीज, कंप्यूटर की मार्केटिंग, कंप्यूटर में जुड़े हुए इंजीनियर, कंप्यूटर को डब्बे को पैकिंग करने वाले लोग और वहां की इन्वेंट्री को पहुंचाने के लिए जिन मजदूरों को काम मिल रहा है, ये कौन सी थीसिस है, कौन सा गणित है, कौन सा मैकेनिज्म है जो ये कह। अब आप देखें, हम आज घर पे बैठकर इस स्काइपी के माध्यम से राष्ट्रीय चैनल से जुड़ गए, तो इस मोबाइल की कंपनी को बनाने वाला, रिचार्ज कूपन का जो शॉप्स हैं जो बेच रही हैं, उनसे जो हैंड फ्री बनाने वाले हैं, जो मोबाइल के फ्रेम, कितने लोगों को व्यापार मिल रहा है। ये इस तरह की थ्योरी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देना मैं समझूंगा राजेश जी बहुत अनुचित है। जितना आधुनिकीकरण होगा उतना रोजगार का व्यवसाय बढ़ता है, ना ठीक है। मनोज यादव, अब आप समाजवादी पार्टी आज भी सड़क पे है, हम देख रहे हैं आज भी आपके कार्यकर्ता नेता सड़क पे उतरे हुए हैं। सरकार जिस बात को लेकर आप सड़क पे उसे सरकार गंभीरता से ले रही है। अब आप क्या चाहते हैं आगे सरकार से क्या कर दिया जाए? जो किया जा रहा है क्या उतना काफी नहीं जो एक्शन लिए जा रहे हैं? ये उतरे ना उतरे, हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो अपने ही वक्तव्य, दिए गए वक्तव्यों को जुमला स्वयं जुमला कह देती है। अगर विपक्ष कहता तब तो एक बात थी, आप उस वक्तव्य के बारे में भली बात पढ़ती तो आप भी नहीं, देश भी पढ़ती। लेकिन दरअसल में इनकी मंशा नहीं सही है। मंशा इसलिए नहीं सही है, हम लगातार सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, लेकिन इस बात को आप और जनता भली बात जानती है कि सरकार जब किसानों के मुद्दों को लेकर जब इस देश के किसी राष्ट्रीय संगठन की इवन एक सिंगल किसान की मांग नहीं थी जो ये बिल किसानों के विरोध में लेके आए हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से किसानों के बिना किसी मर्जी के, उनकी बिना मंशा के राजेश जी वो बिल लेके आती है और दोनों सदनों में पास कर देती है, उसका इम्प्लीमेंट कर देती है। आप बताइए, जो किसान अपने एमएसपी और अपनी फसल की लागत का दोगुना मांग रहे हैं उनको वो नहीं दे रहे हैं सरकार, और जो चीज नहीं किसान मांग रहे हैं वो दे रही। इसी तरह रोजगार को लेकर भी इनकी मंशा ना कल सही थी, क्योंकि शिक्षा मित्रों का एक उदाहरण मैं दिए दे रहा हूं कि हमने शिक्षा मित्रों को 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए से 35,000 40,000 तक का वेतनमान कर दिया और उनको स्थायी कर दिया। इस सरकार ने आते ही अपने हाथ खड़े कर लिए और कोर्ट में जाके अपना कुछ भी न दिखा पाए और उनको 10,000 रुपए कर दिया। तो कहीं से सरकार की कोई मंशा साफ नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि सरकार में बैठे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि सरकार पे एक दबाव बना जाए जिससे कि प्रदेश के युवाओं का भला हो सके, किसानों का भला हो सके। बताइए, पूरे देश में किसानों का पूरी तरीके से सड़क पे आ गया, पूरे देश के किसान, लेकिन क्या सरकार पे थोड़ा सा भी जुड़ेगा? आपको जानकारी दे दूं, किसान इस मामलों में, किसानों के मामलों में मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में है।
डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है, निजी कंपनियों के और विदेशी कंपनियों के दबाव में है। इस वजह से अपने देश के किसानों की सुन ही नहीं रहे। इनको तो जो अमेरिका से इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लिया है उसके दबाव में है, इन्होंने उसको लागू कर दिया। आप सोचिए कि इनको ना तो अपने देश की परवाह, ना अपने देश के किसानों की परवाह, ना उनकी रोजी रोटी की परवाह। इसी डिबेट में लोग बता रहे हैं कि सरकार के पास आंकड़े नहीं। अरे आंकड़े अगर सरकार के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? ये भी तो सरकार जवाब दे। हाँ। कौन बताएगा इस बात को कि आंकड़े किसके पास रहेंगे? आप सूचना के अधिकार को खत्म कर रहे हो, उसमें हजारों लाखों ऐसी अर्जियां पड़ी है जिसमें आप उनको जानकारी जनता को नहीं दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जनता को छल रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि 19 से 24 तक इस देश ने अपने आप लेकिन को मनोज भाई, आप ये कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है, सरकार ठग रही है, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को, युवाओं को, लोगों को, तो कौन किसको गुमराह कर रहा है पहले तो ये तय कर लिया जाए। इस पे ये मैं बोले दे रहा हूं। देखिए राजेश जी बड़ी अच्छी बात कही, इस देश की स्थितियां खराब, फिर भी इस देश की जनता ने किसकी बात सुनी? नरेंद्र मोदी तय करने, उन्होंने गुमराह किया, उन्होंने आगाह किया, उन्होंने जो कुछ भी जनता से कहा, जनता ने उनकी बात मानी और उनको पिछली भी 2014 से 19 से 20 से ज्यादा का मैंडेट उनको दिया। तो आप ये बता दीजिए मुझे कि सरकार सुन तो मोदी जी की रही है, विपक्ष सिर्फ जनता की आवाज बन के खड़ा होता है। जब जनता खड़ी होती है सड़कों पे, रोडों पे, अपने हक की मांग करती, तो गुमराह कौन करता है? वोट लेने के लिए आप गुमराह कर लेते हो और जनता की जेन्युइन बात के लिए, बेरोजगारों की जेन्युइन बात के लिए अगर विपक्ष खड़ा हो जाए तो हम उसको गुमराह कर रहे हैं। ये मंद बुद्धि वाली जवाब है। मैं कह रहा हूं बीजेपी मंद बुद्धि वाला जवाब दे रही है और देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही कि हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन प्रियंका, ठीक है प्रियंका, आप ये बताएं कि अब आप कई दिनों से अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही। सरकार ये कह रही है कि साहब विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, किसानों को भी गुमराह कर रही है, युवाओं को भी कर रही है। आप लोग कह रहे हैं सरकार कर रही है, तो पहले क्या ये तय कर लीजिए, युवा आपकी बात समझ पा रहे हैं सरकार की? देखिए, युवा हमारी बात नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं की बात हम समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी युवाओं की बात समझे। हमारी बात समझे ना समझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। सीधे तौर पे देखिए कि जिस दिन युवा थाली ताली बजाता है उस दिन उसके ऊपर ये लाठी डंडे चलाते हैं, पर इनकी समझ में ये बात आ जाती है कि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो हमें विदा कर देंगे। तो ये सीधे सीधे तुरंत मीटिंग करते हैं और उसके साथ में जो इन्होंने नौकरियां और पद जो भी निकालने हैं वो निकाल देते हैं। उसके पहले इन्होंने क्या कहा होता है, ये कहते हैं कि संविदा पे नौकरी देंगे। अरे संविदा पे नौकरी देंगे आप हमारे देश के युवाओं को, 5 साल के बाद आप कंफर्म करेंगे? ये इस तरह युवाओं के साथ आप अन्याय करेंगे। वही ये किसानों के साथ भी कर रहे हैं। किसानों के साथ ये क्या कर रहे हैं? किसानों के साथ ये कर रहे हैं कि एमएसपी पे कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। एमएसपी डिसाइड करने की और एमएसपी नहीं, वो कह रहे हैं हम एमएसपी नहीं छेड़ेंगे। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है एमएसपी पहले की तरह बरकरार रहेगी, उसे नहीं छेड़ेंगे। गुमराह मत कीजिए। इनको नहीं समझ में आएगा, यही तो गुमराह कर रहे हैं, यही बात तो है। ऋण माफ करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि जो है हम किसानों का जो है कर्ज माफ कर देंगे। किसानों का तो नहीं माफ किया, उद्योगपतियों का कर दिया। आप दूसरा देखिए, इन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी करी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी लागत जरूर चौगुनी कर दी है। आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो किसान की लागत नहीं बढ़ेगी क्या? उसका फायदा तो इन्होंने कहीं से सोचा नहीं। अब इन्होंने पूंजीवाद को ले आए हैं, ये पूंजीपतियों को ले आए हैं पिक्चर में, ताकि पूंजीपति जो है वो किसानों प्रियंका जी आपके जवाब ले लेते हैं। ठीक है विजय जी, आप कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार काम कर रही है, एक्शन मोड में। अगर आप काम कर रहे हैं तो विपक्ष को आपका काम क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं, विपक्ष को तो काम कभी नजर नहीं आएगा। जो तो पट्टी बांध के बैठे हैं ना। जब एक किसान का इतना अच्छा बिल आया है, आपकी आवाज आप किस सिस्टम से बोलते हो भाई? हमको ये बताओ, पैनल भर की आवाज आती, विजय की आवाज नहीं आती। अपनी जगह रहेगा एमएसपी सरकार और आप एक ही तरह हो, समझ में कुछ नहीं आता, बोल सकते हो। अब सुनिए जरा, आप अगर किसान है तो समझो पहले। किसान हूँ, डॉक्टर हूँ, जरूर समझो पहले समस्या कहाँ है। ऐसे खाली बोलने से थोड़ी होता है। किसान को इसमें इसलिए राहत मिलने वाली है कि एमएसपी अपनी जगह रहेगा, लेकिन एमएसपी पूरे साल तो नहीं चलता ना। तो फसल आती, इनको यही नहीं पता है कि एमएसपी तो जब फसल आती है उतने दिन चलता है। बाकी 8 महीने किसान को बेचना है तो भी वो सरकारी बंधनों में बंधा रहता है, आगे बेच नहीं जाता, स्वतंत्र नहीं है। उसको अड़चने पैदा करते हैं सरकारी एम्प्लॉइज, वो नियमों से बंधा रहता है। तो ये बाधा रहित अगर हम किसान को एक रास्ता दे रहे हैं कि एमएसपी चाहे तब तक एमएसपी
किसान के मुद्दों को तमाम दल जो है वो उठा रहे हैं, प्रमुखता से इसको लेकर बात कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर आपको क्या लगता है, कौन किसको गुमराह कर रहा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम एमएसपी को नहीं छेड़ेंगे, तो वही विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी खत्म की जा रही है। मैडम एमएसपी पूरे साल नहीं चलता है ना, ये तो किसानों को राहत देना है ताकि बाजार रहे तो वो अपने आराम से जहाँ चाहे अनाज बेचे पूरे साल। ये चाहते हैं एमएसपी रहेगा तो उनके बिचौलिए काम करते रहेंगे, छोटे किसान हैं 2 एकड़ वाले 4 एकड़ वाले ये बेचारे पिसते रहेंगे। हमें उनके किसानों की चिंता है। 85% किसान यहाँ पर 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन वाला है, 15% किसान 50-1,000 एकड़ वाला है। तो ये जो 15% लोग हैं ये वही ग्रोथ कर रहे हैं। असली किसान इससे भारी खुश है, असली किसान को तो इसमें खुशियाँ है। ठीक है सर, एक एक करके समझ लेते हैं सर। विजय जी अभी राकेश बोल रहे सर, उन्हें सुन लेते हैं एक एक करके सर। अभी हाँ जी मैं बोलूं? हाँ, जी बोलिए। देखिए राजेश जी, मोनिका जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि आप देखें कि इसमें सरकार क्या कर रही है। सरकार ने एक विधेयक लाई, विधेयक को पास करने के लिए जद्दोजहद स्टार्ट कर दी, लेकिन उतना ही काम सरकार ने किसान नेताओं से या किसानों से मिलकर कोऑर्डिनेशन करने में नहीं किया। अब एमएसपी के अंदर क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से कंपनी आएगी, तो जिन 80% हमारे देश के किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंपनीज के साथ होगा, वो लोग बड़ी चिंता में हैं। हाँ। वो अनएजुकेटेड हैं, उनके बच्चों के पास नौकरी नहीं है। और सबसे बड़ी जो चिंता करने की बात है वो ये है कि आप ये देखिए, किसानों को तो छोड़ें, खुद सरकार ने अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर, जिस तरीके से पंजाब से केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल को भी उन्होंने रेगुलर सरकार को समझाने की कोशिश की। हाँ। क्योंकि पंजाब जो पूरी बेल्ट है वो किसानों की बेल्ट है। अकाली दल का जो वोट बैंक है पूरा किसानों का वोट बैंक है। वो कहती रही कि किसानों से कोऑर्डिनेशन किया जाए, लेकिन उनकी भी नहीं मानी। और एक पावर में जो पार्टी बैठी थी उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। इसका ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इस नीति में कुछ ना कुछ संदेह है। हाँ, आप जवाब दीजिए। विजय जी आप ही से जवाब लेंगे। मेरा एक विषय और था। हाँ। मेरा 1 मिनट और दे मत मुझे। हाँ। आप ये देखें कि आज का जो हमारा जो डिबेट है वो युवाओं के रोजगार पे है। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, उन्हें चाहिए कि सभी अपनी वैकेंसीज को समय पे निकाले, एक डेडलाइन सेट हो कि इतने समय के अंदर इस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। अगर उसको फुलफिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के प्रति क्या कार्रवाई होगी। नंबर 2, जितनी भी वैकेंसीज निकले उनके अंदर एक व्यक्ति जो पहले से ही रोजगार है उससे सरकार फीस के नाम पर शुल्क ना ले। तीसरी बात, जब उसका एक कॉल लेटर आए कि उसको पेपर देने या इंटरव्यू देने जाना है, तो ऐसा एक रूल बनाया जाए कि उसका वो जो कॉल लेटर है वो 24 या 48 घंटे के लिए निःशुल्क यात्रा का एक प्रमाण हो कि वो रेल में, बस में कहीं जाए तो वो दिखाने के बाद उसको टिकट ना खरीदनी पड़े। ठीक है, ये सब होना चाहिए। इस पे जवाब ले लेंगे राकेश जी, लेकिन मनोज भी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। उसके बाद विजय जी मैं आप ही के पास आऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं राजेश जी महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं कि सरकार जिस तरीके से रोजगार को लेकर बहुत एक्टिव हो गई है, क्या सरकार उन हजारों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट सबमिट कराया था, हाँ। उनकी रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेगी? क्या विजय खेड़ा ये बात बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, उस इन्वेस्टमेंट से कितना रोजगार उत्तर प्रदेश में आया? और अब 4था और 5वां साल आने वाला, 4था साल चल रहा है सरकार का। इस वक्त तो जो काम पूरे हो गए उनको धरातल पर उनका उद्घाटन करने का है अवसर, लेकिन सरकार अब कोई नई चीज लाने की बात कर रही कि हम फिल्म सिटी जैसी चीज लाएंगे, हाँ। हम ये लाने जा रहे हैं, हम वो लाने जा रहे हैं। तो आपके पास समय कितना बचा है जो जनता को गोल 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 जलेबी की तरह इतने राउंड घुमाने की कोशिश करेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विजय जी आप संतुष्ट कीजिए, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता जो इस वक्त पैनल में हैं वो एक ही बात उठा रहे हैं। उन्हें बताइए कि सरकार का क्या रोडमैप है, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है आगे युवाओं को रोजगार देने की, और अब तक क्या कुछ हुआ है। पहले आपके अभी जो साइड विश्लेषक थे जो भी बोल रहे थे, पंजाब का किसान, उनको हम 2 बातें बताएं, बीच में न बोले ये कृपा करके, कि पंजाब का किसान हिंदुस्तान नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए, पंजाब में हमेशा फसल 25 गुनी और 30 गुनी होती है। शायद इनको जानकारियां नहीं होंगी। ये बुंदेलखंड में फसल सिर्फ 7 गुनी होती है, यानी 1 बोरा डाला तो 7 बोरे होते हैं, और वहाँ 1 बोरा डाला तो 25 बोरे होते हैं। ये समझ लेना चाहिए पहले उनको। तो जहाँ 7 गुनी होती है और 8 गुनी 10 गुनी हो जाए तो बुंदेलखंड में लोग दिवालियां मनाते हैं। समझे आप, इतना फर्क है लोगों का। तो हमें उन किसानों की चिंता है
जहाँ पर 5 गुनी 7 गुनी 10 गुनी फसल होती है, वहाँ की नहीं जहाँ 40 गुनी फसल होती है। वो तो 5 एकड़ में इतना कमा लेते जितना ये लोग 20 एकड़ में नहीं कमाते गरीब किसान। तो उन गरीब किसानों की चिंता के लिए ही ये आया है। एमएसपी अपनी जगह है, एफएमएमसी अपनी जगह है, किसी को छेड़ा नहीं गया। ये बता दें, आज तक ये 70 साल में 1.5 गुना फसल का मूल्य दे नहीं पाए, हमने 1.5 गुना दे के दिखा दिया, आज दे रहे हैं। 36 लाख टन खाली उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खरीद के दिखा दिया। ये तो हो गया सब फसल की बात। अब आइए आप अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात, बेरोजगारी कह रहा था, करना चाहिए आपको भी, मीडिया को भी, हमको भी जानना चाहिए। हाँ। और नागरिकों को भी जानना चाहिए, नेताओं को भी। कल किसी की सरकार हो ना हो, मशीनीकरण में नौकरी नहीं आगे बढ़ेगी, हमेशा कम होती चली जाएंगी। हमें युवाओं को उनके पैरों पे खड़ा करना होगा। पैरों पे खड़ा करने के लिए हमें उनको धंधा, उद्योग, व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ाना होगा। इसी के लिए एमएसपी में मुद्रा ऋण योजना बनाई गई है, इसमें लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान में ऋण ले लिया है। बिना किसी गारंटी के ऋण मिलता है, किसानों को बिना गारंटी के ऋण मिलता है। पूंजीवादी से जो शहर के शाह और लोग थे जो इनको कर्जा देकर किसान की जमीनें लूट लेते थे, वो बंद हो गया है, क्योंकि अब किसान को कर्जा मिलता है बिना धरोहर के, बिना जमीन के, बिना किसी गारंटी के। ये सब हो गया है, तो किसानों का इतना भला हुआ, उसी के हमको वोट मिले हैं। अभी ये जो बार बार कह रहे सड़क, अब बिल्कुल सड़क पे आइए, आपका अधिकार है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है, योगी सरकार ने अभी भी 3 साल काफी इस पर काम किया था। और अभी जो आज की मीटिंग हुई है उसमें ये तय हुआ है कि 3 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी और 6 महीने में जो स्टेट 85,000 वैकेंसी खाली है, ये पूरी की पूरी भर ली जाएंगी। ठीक है, भार्गव जी कुछ कह रहे हैं आपके, उनको भी भर लिया जाएगा। आप ही की टिप्पणी में सर दयाराम भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। दयाराम तुरंत हाईवे के ऊपर काम हो, यहाँ तो 1 मिनट रुकते नहीं योगी जी। हाँ ठीक है सर, सबको वक्त देना है, मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया। वो कुछ आप ही की बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद रोक के, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी। राजेश भाई, आपके माध्यम से मैं अपने विजय खैरा जी से जानना चाहूंगा, 2016 में यूपीएससी में दरोगा भर्ती 69,000 शिक्षकों भर्ती का सपा सरकार में था, सरकार में एक ही जाति पे भर्ती कर दिया। भाई सुनिए, भाई पहले सुनिए, आप रोजगार दे रहे, रोजगार की चर्चा हो रही है। भाई सुनिए, ये गलत बात है। आप रोजगार दे रहे हैं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। आप रोजगार के आंकड़े दे रहे हैं ना। 16,000 रोजगार पे 14,000 राजेश भाई, 14,000 जो दरोगा भर्ती का पेंडिंग रुका हुआ है, वो बच्चे फोन करके कहते हैं भार्गव जी जा रहे हो तो आज जाके हमारी चर्चा कर लेना, हमें 3.5 पौने 4 से हो गया, हम 40 साल के होने जा रहे हैं, हमने 35 साल में भरा था, हमें तो रोजगार मिलेगा नहीं है, योगी सरकार हमको कब देंगे। ये दरोगा भर्ती की चर्चा नहीं कर रहे, जो पिछला आपने परीक्षा करवा दिया उनका सारा कुछ लेके वो इंतजार कर रहे हैं, आप उनको कब ताम पत्र देंगे, सर्टिफिकेट कब बांटेंगे। योगी जी यहाँ नौकरी लेके आए हैं, कह रहे हैं 3 महीने में एक्शन, 6 महीने में फुल, यानी इनको दिखाओ और क्या नाम नियुक्ति पद दो। तो भैया जो दरोगा भर्ती है उसका क्या डालो, 69,000 शिक्षक भर्ती है, आंगनबाड़ी में लोग पड़े हुए हैं, इसी तरह मेडिकल लाइन के पड़े हुए हैं, इसी तरह के तमाम भर्तियां जो आपने परीक्षा करा ली है, उसको कहा रोडवेज के है, वैकेंसियां पीडब्ल्यूडी के है, ये सारी 80 विभाग की वैकेंसियां हैं जो योगी सरकार के पटल पे पड़ा हुआ है। इनकी चर्चा आप कब करोगे। नहीं, वो ये जो परीक्षा हो गई है, जिसकी नियुक्ति पत्र क्यों देना है राजेश भाई, ये सरकार क्यों नहीं दे रही है। वो कह तो रहे हैं अब 3 से 6 महीने की प्रक्रिया से प्रमुखों के साथ बैठे, नहीं, जो खाली पद पड़े उन्हें भरने की भी बात कर रहे हैं पिछला भी। राजेश भाई, इसमें चिन्हित करने की क्या बात है, जिन बच्चों ने परीक्षा दे दिया है वो आपके पटल पे पड़ा, उनको नियुक्ति पत्र दो ना भाई। 6 महीने की इंतजार किस बात का। अगर आपके वाकई मंशा देने की है तो आप दरोगा भर्ती नियुक्ति क्लियर करो, उनको ताम पत्र भेजो। उससे भर्ती कैसे हो जाएगी। केवल आप लोगों के पास ढकोसला गुमराह, इसीलिए स्वयं भारतीय समाज पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय झूठिस्तान पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जुमला पार्टी। ठीक है राकेश जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी नजर आती है कि किस वजह से जो विपक्ष है वो लगातार सड़कों पर है, और प्रदेश सरकार की कहाँ पर कमी नजर आ रही है। देखिए मोनिका जी, आप एक चीज को समझें कि हमारे को आज के समय में हमारे देश के युवाओं की समस्या को समझना पड़ेगा। अगर विपक्ष हो या एक आम आदमी हो, आम किसान हो या देश का युवा हो, वो क्वेश्चन किससे पूछेगा। वो क्वेश्चन उस पार्टी से पूछेगा जो सरकार में है। सरकार के अंदर बैठी है इस टाइम पे यूपी के अंदर बीजेपी। आप ये देखें कि किसी भी पोस्ट को फुलफिल करने का, रिक्त स्थान को भरने के लिए एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया सख्त प्रक्रिया है, सभी को पता है, लेकिन उस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में
कि उस प्रक्रिया का जो एक मूल क्रियान्वयन है उस क्रियान्वयन को ठीक से पूरा नहीं किया जा रहा। इसी वजह से मैंने आपको शुरुआती दौर में भी कहा था कि जिन टीचर्स के वैकेंसीज का पेपर हो चुका, रिजल्ट आ चुका, आज तक उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलके ज्वाइनिंग नहीं मिली। राकेश जी, तो ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, आपका कहना ये है? देखिए, रणनीति के साथ साथ हमें ये नहीं देखना कि कब वैकेंसी निकालने से हमारी सरकार को फायदा होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश के युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिल सकेगा। रणनीति बहुत मजबूत हो, एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ हो, जिम्मेवारी के साथ हो, और उसी के साथ जिस तरीके से एक कोई कमी। हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर सरकारें अपने हिसाब से जो है नियुक्तियां निकालती हैं, अपने हिसाब से नौकरियां देती हैं, ना कि युवाओं के हिसाब से। यूपी के अंदर 3.5 साल में मैं पूछना चाहूंगा कि कितना आंकड़ा है जो लोगों को नौकरियां दी गई। 45 साल में सबसे ज्यादा युवाओं की बद से बदतर हालत हो चुकी है। वो किसान जो सूखे से, आप बुंदेलखंड जाएं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा घूमे, किसान किस तरीके से त्राही है, क्या उनको कोई भत्ता दिया गया? ठीक है, उनके बच्चों को नौकरियां दी गई? ठीक है, जवाब लेंगे। मनोज भी टिप्पणी करना चाह रहे हैं इस पे। मनोज जी, देखिए, सरकार, एक सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश जी ये है कि सरकार किसी भी तरीके का दबाव नहीं महसूस कर रही, और जो भी सरकारें विपक्ष का, जनता का, तमाम सारी संस्थाओं का अगर दबाव नहीं महसूस करती हैं तो वो सरकारें अपने आप में, उनको एक शब्द में परिभाषित किया जाता है, सरकारें आवारा हो जाती हैं। तो इससे बीजेपी की बिल्कुल वही है। मुझे विजय खेड़ा जी की कोई बात नहीं समझ में आ रही, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। मनोज जी, और किस तरह का दबाव आप देखना चाह रहे हैं? बेरोजगारी को लेकर बात हो रही थी, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अभी इसी डिबेट में इस बात पे चर्चा हो रही कि सरकार को, आप ही कह रही मोनिका जी, कि सरकार को एक नई ठोस नीति और सब कुछ बनाना पड़ेगा। कब आप ये बात कह रहे हैं? जब सरकार के कार्यकाल का चौथा साल अंतिम अपने पायदान पे है, चौथा साल खत्म होने वाला है और एक ही साल आपके पास बचा है, तो सरकार, इसका मतलब पिछले जो 4 साल बीते, सरकार इस पे किसी तरीके से रोजगार को लेके कोई भी नीति या नियम बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से पूछा कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर उत्तर प्रदेश आया तो सरकार ने उससे कितने रोजगार दिए? अगर मनोज जी, आप ये तो मान रहे हैं कि काम सरकार कर रही है, लेकिन थोड़ा देर से कर रही है या बहुत देर से कर रही है? मोनिका जी, सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार की मंशा काम करने की नहीं है। सरकार सिर्फ जुमले बोल रही है। सरकार सिर्फ जब ज्यादा दबाव महसूस होने लगा या जनता सड़क पे उतर आई है, किसान, नौजवान जमीन अब इनको टोल करने लगा है, तब सरकार ये दिखावा करने की कोशिश कर रही है। ठीक, प्रियंका, आपको भी लगता है कि नई रणनीति बनानी होगी सरकार को मौजूदा वक्त में, युवाओं की आवाज सुननी होगी? राकेश जी, आऊंगा आपके पास। रणनीति ये है कि सरकार अपने ही किए गए वादे को अपने ही मैनिफेस्टो जो है काम सरकार अपना मैनिफेस्टो पर करती है। विजय नाम बदल के चल रहा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों की कितनी संख्या स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, वो तो वे लोग या तो एक नया जुमला लेकर आए हैं फिल्म सिटी का, तो फिल्म सिटी अब ये जो है बनाएंगे, ये जुमला बात है और कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, किसानों की ये इतने खैर ख्वाह हैं, तो किसानों ये जो गन्ने का जो भुगतान है वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? हजारों करोड़ का बकाया है। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये भर्तियां लेकर आए, तो मैं पूछना चाह रही हूँ, अभी तक भर्तियां क्यों नहीं लेके आए थे? अभी तक इनके पास योग्य शिक्षक नहीं थे, अचानक से रातों रात इन्होंने कहा कि हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो ये क्या है? ये जब युवा सड़क पर निकला तब आपको समझ में आया कि वाकई में नहीं, ये काम करना चाहिए। उससे पहले आप संविदा पे अटके हुए थे। और आप ये बताइए, ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो है आप अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि आप व्यापार करिए। अरे मार्केट में जब कोई खरीदार ही नहीं है तो क्या व्यापार करेंगे? क्या कर्ज बांट देंगे आप? छोटे उद्योग चलाने के लिए लोगों को आप कर्ज बांटेंगे, उसके बाद खरीदार कौन है? जो सामान वो बनाएगा, मार्केट में बेचना चाहेगा, उसको खरीदने के लिए आज मार्केट में कितने लोग हैं? आप सोनोलॉजी समझाइए कि किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, समझ लेते हैं विजय जी। ठीक है, विजय जी से समझ लेते हैं। विजय जी, आप ये समझाएं कि क्या भर्ती प्रक्रिया को और सरल कैसे किया जाए और प्रभावी कैसे बनाया जाए, युवाओं के हाथ में रोजगार हो उसे कैसे ठीक से किया जाए? क्या लगता है कि कोई नई रणनीति बनानी होगी आपको भी? क्योंकि विपक्षी नेता बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं, विश्लेषक भी यही बता रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को आसान करना होगा। युवाओं के रोजगार के लिए मुद्रा योजना काफी है।
अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप निर्भर होने के लिए बहुत आपकी कौन सी योजना अब तक पूरी हुई है बताइए मुझे। और जो चाहे कौन सी योजना आपने अब तक पूरी की है? अब प्रियंका जी अभी जुमलेबाजी कर रहे हैं, बेचने कहाँ जाएंगे? प्रियंका जी कह रही थी बेचने कहाँ जाएंगे? इनको ये हमेशा कोविड की बात कर रही है, ये आगे का भविष्य नहीं सोच रही, न समझ नहीं रही है, कोशिश नहीं कर रही है। अरे भाई आगे का भविष्य बीजेपी का है, बीजेपी का है। बीजेपी ने क्या किया 6 साल में बता दें। आपने घोटालों की एक बरस की भारतीय जनता पार्टी के 900 मल्टी कार्यालय बन रहे हैं, जिसमें 500 तैयार हो गया है। लोगों को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग भूखे मरने के कगार पे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी मंजिल कार्यालय बनाने में तैयार बैठी है। राजेश पैसा जी, कहां से आ रहा है? मैं सवाल पूछता हूँ, कोई आंकड़ा प्रस्तुत ये करेगी सरकार की हवाई में जो सब चल रहा है बात ना खेल इनका, इसलिए बात नहीं सुन सकते, इनके समझ नहीं आएगी। 2 मिनट में जब बात समझाने लगता हूँ। ठीक सर, आप अपनी बात रखें सर, आप अपनी बात रखें, आपको सब सुन रहे हैं। अभी तो खाली योजना की बात की थी, अब आइए योगी के सामने, योगी के सामने आइए ना। योगी ने तो 1 मिनट के अंदर जिस तरह से रिश्वतखोरी चला रखी थी, 5 साल में पति को पत्नी के साथ पोस्टिंग नहीं होने देते थे। 25,000 ऐसे लोगों को पति पत्नी के साथ पोस्टिंग कर दी, शिक्षकों की, जिन्हें 5 साल से तुम लोग सता के उन लोगों के लिए यहाँ से वहाँ पैसा इकट्ठा करते रहते थे। आइए सामने जवाब दो। 3,000 विकलांगों को भी एक अपनी उनकी जगह पर पोस्टिंग कर दिया शिक्षकों को। आपके सामने तो ये सब कुछ नहीं हुआ। आप तो खरीद की डेढ़ गुना मूल्य दे नहीं पाए, हमने तो दे दिया किसान को, और किसान के हित की बात कर रहे हैं। और किसान के साथ आपने हसी दुश्मनी निभाई है 5 साल सरकार चला के, उनको तड़पा दिया। एमएसपी का 1.5 गुना छोड़ो, 1.25 गुना नहीं दे पाए, रेट टू रेट नहीं दिया आपने 5 साल। क्या चेहरा आप बता रहे किसान की? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो सारी भर्तियां आपने की जो आज हाईकोर्ट से स्टे हो गई। पहले इंटरमीडिएट कराया लोगों को नकल करा के, फिर बीए कराया नकल करा के, फिर उन्हीं को नौकरी दे दी, हाईकोर्ट ने रोक दिया। ये सब यहाँ तो फेयर काम होगा। 3 महीने के अंदर प्रक्रिया होगी और अगले 3 महीने के अंदर भर्तियां पूरी हो जाएंगी। योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं आनंद फानंद में, उनको कोई रोक टोक नहीं होती। आज तक जो बोला योगी जी ने उसको पूरा करके दिखा दिया। ठीक है, फिर मोदी जी की तरह चलते हैं वो। ठीक है, और ये अभी आपको पता लग जाएगा 6 महीने में जो सरकारी नौकरियां हैं वो भर जाएंगी। हाँ। लेकिन ये विजय जी यही आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सब आनंद फानंद में ही क्यों होता है। यहाँ पर विपक्ष यही आरोप आप पर लगा रहा है कि आप अपने हिसाब से नौकरियां दे रहे हैं। जब युवाओं को जरूरत थी तब नहीं दी जा रही थी, अब भी जरूरत है, लेकिन अब अपने हिसाब से दी जा रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष का तो काम ही है कोई ना कोई मुद्दा उठाना, झूठा हो सच्चा हो उसको जोड़ना घटाना बढ़ाना, तो ठीक है उनका है तो उन्हें करने दीजिए। अभी उन्होंने जनता ने सड़क पे किया था, वो खुद सड़क पर आ रहे हैं। ठीक है भार्गव जी, कह दिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री ने अगर कह दिया 3 से 6 महीने तो मतलब 3 से 6 महीने हैं, जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जो करके दिखा देते हैं, कह दिए हो जाता है। राजेश भाई, सरकार बनी थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश को 15 दिन में सड़कें क्या गड्ढा मुक्त हो गई, योगी जी ने कहा था 15 दिन में, नहीं हुआ ना। फिर मैं बता रहा हूँ, किसानों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, किसानों को बता दूं, एक अंबेडकर नगर में एक रोशनगढ़ ग्राम है, मैं भी होके आया हूं वहां से राजेश भाई। उस गांव में 100 किसान हैं, 100 किसानों से 3 किसानों के खाते में पैसा गए। हाँ। ये जो किसानों को कह रहे हैं कि हम पैसा मांगेंगे, 100 किसानों पे 3 किसानों पे पैसा गए। मैं गांव का नाम दे रहा हूं और लोगों का नाम गिना देता। 100 किसानों में से 3 लोगों को पहुंचा दिया। अब गाना गा रहे उत्तर प्रदेश में किसानों को। लेकिन अब देखना होगा जो कहा गया है उसमें कितनी सच्चाई है, चूंकि 3 से 6 महीने का वक्त दिया है, और अब देखना ये होगा मुख्यमंत्री की जो गंभीरता है वो कितनी नजर आती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, विजय खेरा जी, प्रियंका गुप्ता, मनोज यादव, राकेश कुमार, दयाराम भार्गव जी, आप पांचों का बहुत शुक्रिया। चर्चा में शामिल हुए, सवालों के जवाब दिए, लेकिन अभी भी वक्त के साथ कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आना बाकी है।